जो 3.5% यूरेशियन लोगों का वर्चस्व है, जो भारत में आज की तारीख में 3.5% डीएनए के आधार पर जो यूरेशियन लोगों का वर्चस्व है, उसके मूल में, उसकी जड़ में हिंसा है और अहिंसा से उन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये बात मेरा नहीं, मेश्राम साहब का कहना है। उन्होंने आगे कहा, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। आज की तारीख में सारे देश भर में हिंसा फैलाने का काम जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है वो कर रही है। वो नफरत की आग फैला रही है। वो लोगों को मॉब लिंचिंग करके इन 8 सालों में कितने सारे लोगों को धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग किया गया, जाति के नाम पर मॉब लिंचिंग करके पटक के मार डाला उनको। भीड़ हिंसा बढ़ रही है और बड़ी बात यह है दोस्तों कि पुलिस की कस्टोडियल मौत हो रही है। आज की तारीख में पुलिस की हिरासत में लोगों को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, मगर कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हो देश के हालात क्या हैं साथियों। इसलिए ये जो विषय हमने आज की तारीख में रखे हैं कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी आजादी के लिए साथ सहयोग करने वाले नहीं है, तो ये उस समय का लगाया हुआ विषय बाबा साहब अम्बेडकर का 1946 की ये बात 21 जुलाई को कही हुई आज की तारीख में सही साबित हो रही है। मगर दोस्तों, बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी आजादी के लिए सहयोग कर रही है, आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस मनुवाद से, आपकी गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से कैसे मुक्ति दिलाया जाए, आपकी पीढ़ियों को इन मनवादियों से कैसे आजाद कराया जाए, इस बात की लड़ाई आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है। साथियों, 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा और प्लानिंग के तहत उनको हरवाने का काम किया। उससे पहले संविधान सभा में भी हरवाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से भी उन्होंने चुनाव लड़ाए, मगर उनको बार बार उनके समाज को और बाबा साहब अम्बेडकर का दुश्मनों ने मनोबल डाउन करने का कोशिश किया। मगर बाबा साहब अम्बेडकर का कभी कोई मनोबल डाउन अपने समाज का उन्होंने नहीं होने दिया। जो हालात उस समय के थे वही हालात आज की तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी का भी दुश्मन मनोबल डाउन करने का कोशिश करता है। अरे 2012 से आपने पार्टी बनाई, एक भी एमएलए चुना के नहीं लाए, क्या फायदा है आपकी पार्टी से? ये हमारे समाज का मनोबल डाउन करने का मामला है। तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो बात क्या थी? वो बाबा साहब ने कहा था, साथियों, चुनाव से एमएलए एमपी बनना साधन है। आज चुनाव से एमएलए एमपी बना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य को समझना होगा। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, 1250 से ज्यादा जो प्रस्थापित पार्टियां हैं उनसे विधायक चुन के जाते हैं एससी एसटी के। साधन है, साध्य नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम उस समय किया था, और वो साध्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन साध्य है। हमारा लोगों का आज की तारीख में हमारे लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए ये जो ईवीएम नाम का राक्षस है, हमारे लोग हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट डालते हैं, मगर ईवीएम हमारा वोट खा जाती है। ये ईवीएम राक्षस से कैसे छुटकारा मिला जाए? तो आज उससे हमारे लोगों का मनोबल डाउन होता है। तो मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको फक्र होना चाहिए। बगैर एमएलए एमपी के आप लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो सार्वभौम संसद में इन लोगों ने जन विरोधी कानून पारित किए, उनको वापस लेने के लिए आप लोगों ने मजबूर कर दिया। चाहे वो 3 काले कानून हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का प्लान हो, भारत बंद करके दिखाया बहुजन मुक्ति पार्टी
ने और उसके बाद में इन्होंने वापस किया, नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। असली विपक्ष की भूमिका निभाने का काम आज बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है और हम ऐसा मानते हैं दोस्तों। और ये बाबा साहब अम्बेडकर बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो एक ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने हर क्षेत्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया और उन्होंने ये बात भी कही कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं तो निश्चित तौर पर एक रास्ता बचता है आप लोगों के पास में, और वो रास्ता है जन आंदोलन। जन आंदोलन एकमात्र रास्ता है। हम मानते हैं चुनाव से देश में राजा शासक बना जा सकता है, हुक्मरान बना जा सकता है, मगर भारत में आपकी वोट की वैल्यू को जीरो करने का काम आज की तारीख में ईवीएम मशीन ने किया है। तो ये रास्ता हमारे पास अंतिम बचता है और वो जन आंदोलन एकमात्र रास्ता है दोस्तों। चुनाव भी एक रास्ता है, हथियारबंद आंदोलन एक रास्ता है। दुनिया में जितने भी मुल्क गुलाम हुए उन्होंने हथियार उठाए, हथियार के दम पर अपने आप को आजाद कराने का काम किया, मगर हम उस रास्ते पर यकीन नहीं करते हैं। हमारे किसी महापुरुष ने हिंसा करने की बात नहीं कही। कोई भी असंवैधानिक रास्ता हम नहीं चुनना चाहते हैं। जो संवैधानिक रास्ता हमारे सामने है वो जन आंदोलन। जन हमारे हैं, हम बहुसंख्यक लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर। इस स्लोगन के तहत हम बीजेपी को हराएंगे, महागठबंधन बनाएंगे। पहले छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाएंगे, महागठबंधन बनाएंगे और इसके बाद में इस बीजेपी को परास्त करने के लिए एक शक्ति का निर्माण करेंगे। ये एक रास्ता है दोस्तों, ये तरीका संवैधानिक रास्ता है। कांग्रेस पार्टी ने उसको अख्तियार किया था। ये लंदन अमेरिका का उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 1885 में स्थापना करने के बाद और 1946 तक अगर आप काउंट करो तो 85 से लेकर के 1900 तक 15 साल उधर होते हैं, उसके बाद में 46 इधर होते हैं। 61 साल तक उन्होंने गांव गांव तक संगठन का जाल खड़ा किया। बगैर चुनाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को इस देश के इंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये इतिहास है। तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए बूथ लेवल पर संगठन खड़ा करने की जरूरत है। जब संवैधानिक रास्ता दुश्मनों ने बंद कर दिया है तो बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करना हमारा मकसद है दोस्तों। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के पास में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लेने के लिए वो लखनऊ गए थे उत्तर प्रदेश में, तो हमारे पिछड़े वर्ग के कुछ साथी उस समय के जो नेता थे वो बाबा साहब अम्बेडकर से मंच पर मिलने के लिए जाने से पहले ही नीचे ही मिलने के लिए आए। एक निवेदन दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम पिछड़ों का कोई दूर दूर तक नेतृत्व करता हुआ दिखाई नहीं देता है। गांधी कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, जो समझदार उस समय के पिछड़े वर्ग के नेता थे, इसलिए आप ही हमारा नेतृत्व करो, हम आपको ही अपना नेता मानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ठीक है, ये मेमोरेंडम आप मुझे दे दीजिए, मगर इसका जवाब मैं मंच से अभी देने वाला हूं। आपके बगैर कहे ही मैंने संविधान में बहुत सारे प्रावधान आप लोगों के लिए किए हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए। आर्टिकल 340 मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को रखा है। भले ही गांधी के कहने पर उस वक्त हमारे लोग गुमराह हो गए, मगर 340 बड़ा भाई होने के नाते पहले आप लोगों के लिए व्यवस्था मैंने किया है और आप निश्चिंत रहिए, मैं इसका जवाब अभी ऊपर से दूंगा आपको। साथियों, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने मंच पर से अपनी जब बात कहना शुरू किया तो शुरुआत किया उन्होंने, जिस दिन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक साझा मंच बना करके राजनीति करना शुरू करेंगे, उस दिन ये गोविंद वल्लभ पंत जैसा मुख्यमंत्री आपके जूतों की फीते खोलने में गौरव महसूस करेगा। सामान्य बात नहीं थी दोस्तों। इंटरिम सरकार पंडित नेहरू जी की थी और नेहरू के मंत्रिमंडल में बाबा साहब थे और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो है वहां आए हुए थे लखनऊ में। इस बात को सुनने के बाद में उसका कलेजा फट गया था दोस्तों। क्या हालत हुई होगी उसकी, आप कल्पना कर सकते हो। उस समय के चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे तत्कालीन जो है, वो बात को आधार बना करके साहब काशीराम जी ने
देश में बहुजन समाज बनाने का संकल्प लिया। 48 में कही हुई उस बात को सही मायने में 92 आते आते यानी 40 साल के अंदर उन्होंने धरातल को उतारने का काम किया। दोस्तों, बाबा साहब ने तो केवल कल्पना किया था, मगर जैसे ही साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज निर्माण किया और एक नारा दिया, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट करके एक बड़ा संकल्प लिया, और वो स्लोगन था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 92 के अंदर जब ये नारा दिया तो विधानसभा के अंदर में वो 3.5% डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग थे, जो विधानसभा नहीं चलने दे रहे थे, उनकी इतनी कुटाई किया कि केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे व्यक्ति को उस समय स्ट्रेचर पर लिटा करके हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बाबा साहब ने 40 साल पहले जो कल्पना किया था, वो सही मायने में काशीराम साहब ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। केवल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, जो अधिकार वंचित लोग हैं, जिनकी अलग अलग तरीके से बीजेपी के लोग पिटाई करने का काम कर रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं। अभी जाति जनगणना का मुद्दा हमने रखा है इसके अंदर में, उस विषय पर हम बहुत सारी बातें कहेंगे। चौधरी साहब भी उस पर अपना मार्गदर्शन करेंगे, अभी हमारे बीच में हैं। साथियों, इस तरीके से उन्होंने जो काम किया, और जैसे बाबा साहब से मिलने के लिए उस समय हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेता लोग मिलने के लिए गए थे, उसी तरीके से 88 में साहब काशीराम जी से भी मिलने के लिए तत्कालीन कुछ हमारे पिछड़े वर्ग के नेता काशीराम साहब से कहे जाकर के कि हम ओबीसी के लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, आप ही कुछ करो, हम आपको ही अपना नेता मानते हैं। ये बात उस समय 88 में जब कहा कि बताओ भाई मैं क्या कर सकता हूं, आपकी किस तरीके से, लोगों ने कहा कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो किस तरीके से मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? तो उन लोगों ने कहा उस समय पिछड़े वर्ग के हमारे नेताओं ने, 88 की बात है ये, 1988 की, कि हम विधानसभा का केवल मुंह देखना चाहते हैं। दूर दूर तक इतनी भारी संख्या तादाद होने के बाद भी हमें कोई दूर दूर तक पूछता नहीं है, इसलिए हमें विधानसभा का मुंह देखना है। तो काशीराम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं आपको मुंह दिखा सकता हूं। तो मुंह दिखाने का काम उन्होंने मिलजुल करके मुलायम सिंह यादव जी के साथ में, नेताजी के साथ में काशीराम साहब ने योजना बनाई। तब 92 आते और विधानसभा के केवल मुंह ही नहीं दिखाया, बल्कि लगातार 4 बार सरकारें बना करके उन्होंने सरकार चलाने का भी काम किया, चाहे वो सपा की हो चाहे वो बसपा की हो। ये मिलजुल करके लड़ाई लड़ने की बात थी दोस्तों। इस तरीके से हमें मिलजुल करके ही ये लड़ाई लड़नी है। ये महागठबंधन हमको बना सकते हैं हम लोग आने वाले समय में, ऐसा हमने रेजोल्यूशन पास किया है। और जहां तक महिलाओं की बात है, जैसे हम पुरुष लोगों को पूना पैक्ट के माध्यम से अधिकार वंचित करने का काम मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया, और समाज के अंदर में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में कहा जाए तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वे लोग, अंग्रेजी के उनके जो शब्द हैं, टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज, मतलब सवर्ण ऊंची जातियों के ये औजार हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट से। स्टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज, पिट्ठू है, पिछलग्गू है, सवर्ण जातियों के जहां से इनको टिकट मिलता है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट से पैदा हुए लोग हैं ये। ड्राइवन कैटल, हांके जाने वाले जानवरों के समान हैं। अभी देखो बीजेपी वाले हांक रहे हैं ना हमारे लोगों को, आपने करंट उदाहरण देखा होगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को करोड़ों रुपया का लालच देकर के सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। और ये तमाम जो एससी ओबीसी चुने हुए लोग हैं, वो चुन के जाते हैं किसी पार्टी से, और अभी बीजेपी में करोड़ों रुपए का लालच देकर के टूल स्टूज पिट्ठू पिछलगू बनने का काम कर रहे हैं, और सरकारें गिरवाने का और तुड़वाने का काम कर रहे हैं। ये सारा महाराष्ट्र से खेल शुरू हुआ, और अभी पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच गया, आप लोगों ने सबने देखा ये ड्रामा। ये है, ये उस समय बाबा साहब ने जो बातें कही वो सही साबित हो रही है। अभी ये टूल है, स्टूज है, पिट्ठू पिछलग्गू है, एजेंट है, दलाल है, भड़वे किस्म के लोग हैं ये।
अपने ईमान को बेचने वाले लोग हैं इस तरीके से। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट से 24 सितंबर 1932 को जो पुना पैक्ट हुआ, जो हमारी गुलामी के लिए काला दिवस है 24 सितंबर का, दलाल भड़ुओं का जन्मदिन है, जिसके पितामह मोहनदास करमचंद गांधी है। तमाम दलाल भड़ुओं के जो समाज की बोली लगाने का काम करते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। हमारी वास्तविक आजादी का, सही मायने में कोई आजादी का अगर दिन है तो भविष्य में हम लोग मनाएंगे बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से। वो दिन है आजादी का 17 अगस्त 1932 का दिन। वो 17 अगस्त 1932 का दिन है दोस्तों, जिस दिन कम्युनल अवार्ड के तहत 4 महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर यहां से लेकर के लंदन तक लड़ाई लड़ने के बाद में वो 4 अधिकार हमारे लिए प्राप्त करके लाए। तमाम सवर्णों से झगड़ा किया उन्होंने। उसमें पहले नंबर का जो अधिकार है एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार, प्रौढ़ मताधिकार, वयस्क मताधिकार। उस वक्त में जिसकी उम्र 21 साल हो जाती थी वो अपना प्रतिनिधि चुनने का काबिल हो जाता था, आज वो 18 साल है। दूसरे नंबर का है लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी जितनी आबादी जिस समाज की है उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मिलता तो है मगर नॉमिनेटेड मिलता है। बीजेपी के लोग जो टिकट देते हैं पहले, उनको फिर जनता को चुनने के लिए कहते हैं, वो नॉमिनेटेड लोग होते हैं, वो समाज के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। डुअल वोटिंग का अधिकार दोस्तों, SC ST के लोगों को 2 बार वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का कम्युनल अवार्ड के तहत ये मांग मनवाने का काम किया उन्होंने। 2 बार वोट देने का मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को केवल अनुसूचित जनजाति के लोग ही पहले वोट से चुनने का काम करेंगे, और दूसरे वोट से इन जनरल तौर पर सभी लोगों को चुनने का भी अधिकार SC ST के लोगों को होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का कम्युनल अवार्ड के तहत अधिकार हमको प्राप्त हुआ था। और आखिरी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। गांधी जी ने हमारे 2 अधिकार छीनने का काम किया। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू किया और डबल वोट की जगह पर सिंगल वोट देने का अधिकार हुआ। ये 2 अधिकार छीनने की वजह से बाकी के 2 अधिकार जो है वो निष्प्रभावी हो गए, उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ दोस्तों। इसकी वजह से हमारी गुलामी मजबूत हुई। पूना पैक्ट के माध्यम से हमारे आज तक मौलिक अधिकारों पर भी हनन हो रहा है। ये सारी समस्या हमारे सामने दोस्तों, इस बात को हमको समझना होगा। वोट की वैल्यू 0 हो गई तो 17 अगस्त 1932 का दिन हमारी आजादी का दिन है। उसके केवल 1 माह 1 सप्ताह के बाद में गांधी जी ने केवल 37 दिन के अंदर में उन 4 अधिकारों को जान की बाजी लगा करके अपनी मानने का आमरण अनशन करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर से वो अधिकार छीनने का काम किया। वो 24 सितंबर का दिन है, वो काला दिन है हमारे लिए, जो कल की तारीख में निकल के गया है साथियों। इसलिए हम लोगों को अपने अधिकारों को समझना है। अधिकारों को समझ करके ही हम लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। वो पूना पैक्ट के माध्यम से ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू करने के बाद में हमारे पुरुषों के लिए जो आज इस तरीके से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा ही वो लोग महिलाओं में भी प्रतिनिधित्व विहीन निर्माण करने के लिए पूना पैक्ट इनडायरेक्ट वे में लागू करना चाहते हैं। उनके लिए भी वो षड्यंत्र कर रहे हैं, मगर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। महिलाओं को प्रतिनिधित्व वास्तविक तौर पर मिलना चाहिए, मगर जिस तरीके से दुश्मन चाह रहा है उस तरीके से नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। इसकी हम लोग खबरदारी रख रहे हैं। और भारत की जो महिलाएं आज राष्ट्रपति से लेकर के प्रत्येक पदों पर पहुंची हैं, फिर भी उनके साथ में लैंगिक भेदभाव हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है कदम कदम पर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस बीजेपी के राज में। ये नकारा साबित हुई है महिलाओं की सुरक्षा करने में, लड़कियों की सुरक्षा करने में। ये सरकार, ऐसी सरकार को हम लोग धिक्कार करते हैं और आने वाले समय में हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे दोस्तों। अभी बीजेपी के लोग और तमाम जो प्रस्थापित पार्टियों के लोग हैं वो क्या कहते ज्यादा से ज्यादा जो है, उन्होंने सरकारें चलाने का काम किया। मुझे एक दीवार फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। वो दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कहता है
अपने छोटे भाई शशि कपूर से क्या कहता है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो वो शशि कपूर कहता है उस समय उससे, मेरे पास मां है। साथियों, आज जो बहुत सारे लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो दूसरी जो पार्टियां हैं, उनके पास में गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और बीजेपी वाले तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हमारे पास ईवीएम है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ईवीएम है, तुम्हारे पास क्या है? मैं कहता हूं दोस्तों, इस मौके पर हमारे पास ये बहुजन समाज नाम की मां है दोस्तों, हमारे पास वामन मेश्राम साहब जैसा महान नेतृत्व है दोस्तों। हम धूल चटाने का काम इनको करेंगे, इसलिए उसके आगे तुम बैंक बैलेंस तुम्हारा सब ठीक हो जाता है, हम बहुजन समाज को तैयार करने का काम करेंगे। ये प्रयोग साहब काशीराम जी ने करके दिखाया और सड़क पे चल करके उन्होंने हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले उस समय के बीपी सिंह जैसे, राजीव गांधी जैसे लोगों को सड़क छाप बनाने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूं हमारे पास ये मूल निवासी बहुजन समाज है, हम जाकर के बूथ लेवल पर इसको तैयार करेंगे। हम इस बात का संकल्प लेते हैं। आपको इस मौके पर केवल इतनी बात कहूंगा, अभी आप लोगों को टी ब्रेक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी साथियों, अगले सत्र की शुरुआत हम लोग 15 मिनट के बाद भी करेंगे। वो अगला सत्र बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। कुछ लोगों की गाड़ियां हो सकती हैं, मगर इसका लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट केवल भारत के लोग ही, लाखों लोग नहीं देख रहे हैं। स्वीडन में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, थाईलैंड में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर में सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। भारत के लगभग 38 कंट्रियों के लोग MN TV के माध्यम से, बहुजन मुक्ति पार्टी के लाइव पेज के माध्यम से, फेसबुक पेज से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इन आगे वाले सत्र के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करने का काम करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, बोल 85। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ में हम लोग टी ब्रेक करते हैं।